हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर का 6 नंबर तक ऑब्जेक्टिव देख चुके थे। साथ ही उसमें हम शॉर्ट थ्योरी बताए थे जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो आपने अभी तक जितना इतिहास में पढ़े होंगे सब में देख चुके हैं। और इसमें भी हम आपको प्रूफ दिखाए थे, यदि नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। हम आज आगे वाला क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, जो कि बहुत बार पूछा गया। अभी तक 3 बार पूछा जा चुका है और भी बहुत बार पूछा गया है, उतना मेंशन नहीं किए हैं। 3 ईस्वी को हमने मेंशन किया है। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। और यदि कोई PDF लेना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, हम उसके पास व्हाट्सअप नंबर सेंड करेगा, आप ले सकते हैं। यदि आपके पास PDF रहेगा, यदि आप कोई मॉडल पेपर या बुक खरीदते हैं या खरीद चुके होंगे तो उससे लाख गुना बेटर है, क्योंकि इसमें आपको ऐसे थ्योरी मिल जाता है जो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कवर कर लेता है। और बहुत ज़्यादा नहीं, 4-5 पॉइंट रहता है जिससे आपको उस टॉपिक का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको कवर हो जाता है। और साथ ही हम सब टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन करते हैं ताकि आपको अच्छा से आएगा। और कोई आप मॉडल पेपर या कोई बुक खरीदे होंगे तो या गेस्ट पेपर, तो उसमें आपको उतना अच्छा क्लियरली नहीं होगा, लेकिन हम इसमें एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके भी बता रहे हैं। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के आज का क्वेश्चन नंबर 7 से चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में? कह रहा है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो हम शॉर्टली थ्योरी में देख चुके थे कि किस क्षेत्र को कहता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आता है। द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक आता है, जैसे खनिज, बिजली, निर्माण कार्य हो गया। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? सेवा क्षेत्र को हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं, जैसे बैंक, परिवहन, संचार और हॉस्पिटल हो गया, ये सब सेवा क्षेत्र में आता है। तो वही क्वेश्चन है, उसी से मतलब उस थ्योरी से बाहर आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 मेरा क्या कह रहा है कि भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। पहले ये पूछे कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, अब ये पूछा जा रहा है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। क्योंकि हम इस तरह से खुद से और मेरे टीम मिल के यह फ्रेम किया, यह बुक बनाया है जो कि पब्लिश भी होता है, सब जगह चलता भी है। तो उसमें इस तरह से मतलब सेटअप किया गया है कि आपको दिमाग में अच्छे तरीके से आए। जैसे यहाँ पे योजना आयोग का गठन पूछ लिया है, उसी के नेक्स्ट क्वेश्चन उसका अध्यक्ष पूछ दिए। तो दोनों का आप एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, कोरिलेट करके समझ सकते हैं। तो भारत में योजना आयोग का गठन कौन होता है? तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय होते हैं, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं। इसका गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। किसी भी योजना को तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही जारी किया जाता है, वही ना राज्य सरकार को देते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। उसका अध्यक्ष कौन? स्वाभाविक से या प्रधानमंत्री ही होंगे। उसके बाद 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित या इनमें से नहीं थे। जो जिसके पास अधिक आय होगा तो वह क्या कहलाएगा? विकसित कहलाएगा ही, जो कि 2018 में पूछा भी गया है और आपके सेंस पे डिपेंडेंट थे। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के विकास में बाधा है क्या? बिजली, यातायात, फैक्ट्री या बाढ़। ऐसे देखा जाए तो इसमें 2 चीज़, फैक्ट्री भी कम है लेकिन बाढ़ बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित वाला है। इसमें आप फैक्ट्री मत मार दीजिएगा। बाढ़ इसलिए मतलब ज़्यादा बाधक है क्योंकि बिहार क्या है? कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे सब कृषि पे डिपेंड रहता है। तो कृषि ही ने बाढ़ के कारण ही कृषि नहीं हो पाएगा। तो बाढ़ के कारण जब कृषि नहीं होगा तो क्या होगा? विकास का बाधा तो होगा ही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो भारत में जो नीति आयोग का स्थापना हुआ तो वो कब हुआ था? 2015 ईस्वी में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार या दिल्ली। तो सबसे पिछड़ा राज्य कौन है? बिहार है। भारत का पिछड़ा राज्य बिहार है। और बीमारू राज्य में भी हम आपको बता चुके थे कि बिहार मतलब बीमारू राज्य कौन कौन से होते हैं। भारत के 4 बीमारू राज्य है, ये भी पूछा जाता है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो
इसे भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या में वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या तीव्र होती है, मंद होती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। सोचने वाली बात है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसकी आर्थिक विकास क्या होगा, मंद हो। जैसे जिसके फैमिली में 2 बच्चे होते हैं तो उसको ज़्यादा विकास कर पाते हैं क्योंकि उसमें 2 में कम खर्चा आता है, वही ज़्यादा होते हैं तो उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ा दयनीय हो जाती है, थोड़ी ख़राब रहती है। तो वही कार्य है क्या कि उसकी आर्थिक मतलब वृद्धि में क्या होता है, आर्थिक वृद्धि में मंदी हो जाती है, मतलब विकास का दर थोड़ा रुक जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि जिस देश के विकास का स्तर किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय या स्वास्थ्य की सुविधा, स्वास्थ्य की स्थिति, साक्षरता या उपयुक्त सभी। इसमें से कौन हो जाए, उपयुक्त सभी, मतलब सब पे उसका क्या होता है, निर्धारित होता है। यदि प्रति व्यक्ति आय अधिक है तभी उसको विकसित देश कहा जाता है। यदि स्वास्थ्य की स्थिति भी ठीक है नहीं तो सब पैसा उसी में चल जाएगा। उसके बाद साक्षरता तो होना ही होना चाहिए। तो ये क्या हो जाए, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबको हम एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे और आपके लिए ऑब्जेक्टिव बहुत मायने रखता है, आपको मतलब बहुत नंबर ला के दे सकता है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया। ऑब्जेक्टिव में आपको गलत होने का चांसेस कम होते हैं और आप अच्छे तरीके से उसे कवर कर सकते हैं। अब हम साइंस का भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे और उसमें मतलब उसका आज संडे है तो उसका थोड़ा सा टेस्ट टाइप का लेंगे कि मतलब कौन कितना बना पाते हैं। उसके बाद हम लोग साइंस का भी स्टार्ट करेंगे, साइंस में भी देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई, पारसियों ने, अंग्रेजों ने, अफगानियों ने या मुसलमानों ने। तो फूट डालो शासन की नीति किसने अपनाई थी, अंग्रेजों ने यही नीति अपनाकर भारत पे क्या कर रहा था, शासन कर रहे थे। फूट डालो शासन का मतलब क्या, कुछ पैसे फेंको और उसमें कुछ लोभी लोग फंसेंगे और उस पर शासन करो। उसके बाद ये कह रहा है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से आपके बहुत तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो उसे आप शॉर्ट थ्योरी में हम बताएं, उसे आप अच्छे ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाए। कभी मतलब एग्जाम में किसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आप कभी कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक उदाहरण है, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र। प्राथमिक में तो कृषि आता है, द्वितीय में उद्योग आता है, तो यह सेवा क्षेत्र है बैंक, तो किस में आ गया, तृतीय क्षेत्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 का रहा है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है, एटीएम, चेक, ड्राफ्ट या इनमें से कोई नहीं। तो एटीएम क्या है, प्लास्टिक मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, वस्तु से वस्तु का लेन देन। इसका हम लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, उसे आप देख सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब इकोनॉमिक्स में होगा, बहुत अच्छे मतलब क्वेश्चन है, पूछने का बहुत ज़्यादा इसका चांसेज होते हैं, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। करें वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, वस्तु से वस्तु का लेन देन, मुद्रा से वस्तु का लेन देन या मुद्रा से सेवा का लेन देन या इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में जो होता है ना, वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है। जैसे क्या, चावल के बदले हम किसी से क्या लिए, गेहूँ ले लिए, तो वही क्या हो गया कि या दाल ले लिए, तो वही क्या हो गया, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया, वस्तु से वस्तु का लेन देन। मनरेगा एक कार्यक्रम है विश्व स्तर पर, देश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर। तो मनरेगा किस स्तर पर होता है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है। जो मुखिया वगैरह काम करवाते हैं मनरेगा के अंतर्गत क्या होता है कि मतलब सड़क योजना सब, सड़क सब बनते हैं, छोटे छोटे सड़क सब, तो वही मनरेगा है जो आप लोग गाँव सब में सुनते भी होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं डाले हैं, जित उतना ही डाले जो आपके लिए सफिशिएंट है। आपको उससे एक भी बाहर क्वेश्चन ना आने वाला है, ना आएगा, और बहुत ज़्यादा आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। जो ज़रूरी है वही देंगे, और वही नहीं किया मतलब इसी में यदि क्वेश्चन फ्रेम करने लगते तो 50 क्वेश्चन भी बन जाते। वही द्वितीय तृतीय क्षेत्र से यदि घुमाते क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा फ्रेम हो जाता, लेकिन हम आपको समझाना था, याद कराना नहीं, समझाना था। आप समझ गए हैं, आप खुद भी किसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम होगा तो आप खुद भी बना सकते हैं, और जो ज़रूरी है वो हम लिख ही दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप लिख सकते हैं पीडीएफ या बुक भी लिख सकते हैं। पीडीएफ लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, मोबाइल में भेज देंगे आपके पास। तो ये कह रहा है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, उद्योग, कृषि, व्यापार या परिवहन। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य साधन कृषि है।
बिहार के पिछड़ेपन का कारण है कृषि पर निर्भरता, गरीबी, तेजी से बढ़ती जनसंख्या या सभी। तो बिहार में पिछड़ेपन का कारण है कृषि पर निर्भरता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? राष्ट्र की कुल आय बट्टा राष्ट्र की कुल जनसंख्या। ये निकालने का एक फॉर्मूला है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे मतलब क्या, एक आदमी का आय नहीं निकालना है। जैसे 10 आदमी है उसमें से एक का निकाले तो 10 आदमी का आय को मतलब एक राष्ट्र, जैसे क्या कि किसी गांव के लेते हैं, किसी गांव में कुछ आदमी है और उसका पर एक आदमी का हमको आय निकालना था। हम ये देखेंगे कि पूरा गांव में आमदनी कितना आता है, एक दिन में सब कितना कमा के लाता है, उसमें कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो वही हमारा एवरेज तौर पे निकल जाएगा। तो वही कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे राष्ट्र का? तो राष्ट्र की जो कुल आय होगा और उसमें कुल जनसंख्या हो तो उसे हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय आ जाएंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन डाले हैं क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन डाले थे, और जिससे कम आते हैं उसमें हम कम डालते हैं क्योंकि उसका ज़्यादा ज़रूरी ही नहीं है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद या गुरु गोविंद सिंह ने? तो किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में भारत का कैमा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का जो है ना वो कितना स्थान है? तीसरा स्थान है। यूपी और दिल्ली के बाद है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि बिहार में विभाजन के बाद कौन सा उद्योग रह गया? बिहार में विभाजन के बाद कौन सा उद्योग रह गया? स्टील, कपड़ा शब्द सब चल गया। उसके बाद बच गया क्या? चीनी उद्योग ही बच गया, जो भी वो भी बंद ही रहता है ज़्यादातर। इसके आंसर शीट भी आपको मिल जाएंगे यदि आप PDF लेंगे तो इसके लिए, और हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ तो बता ही देते हैं। नरेगा के अंतर्गत मजदूरों को एक साल में कम से कम दिन रोजगार की व्यवस्था के कम से कम कितने दिन मनरेगा के अंतर्गत लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था है? तो 365 दिन में से मतलब 100 दिन कम से कम उसको रोजगार देने की व्यवस्था बनाई गई है। यह रोजगार कम करने के लिए यह बनाया गया था, मतलब कांग्रेस के सरकार में यह मनरेगा चलाए गए थे। तो रहने देते आज के लिए इतना ही क्योंकि बहुत लंबा भी हो रहा है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा टॉपिक का देखेंगे हम लोग राज्य एवं राष्ट्र की आय, और इसी तरह हम मेरे पास सबका मैथ सबका देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप अंत तक देख रहे हैं।